गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे वज्रगुणन विधि। बच्चों, इससे पहले आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय जो विधियां 3 होती हैं उनमें से आपने विलोपन प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को समझा। आज जो इसकी तीसरी विधि है वज्रगुणन विधि, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चर्चा करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि वज्रगुणन विधि का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों, जहाँ तक दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न आता है तो इनका जो व्यापक रूप होता है, या हम ये कह सकते हैं यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसके अनुसार यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो हम ये लिख सकते हैं x y का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया गया वो इस प्रकार होगा कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 और बच्चों बराबर बाई अपॉन बच्चों C1 से खत्म हुआ है तो C1 से ही स्टार्ट होगा। यहाँ C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। बच्चों, तो ये हमारा सूत्र है जिसका हम प्रयोग करेंगे अगली प्रश्नावली में। एक बार पुनः बताना चाहेंगे, इसको याद करना बिल्कुल सरल है। x अपॉन आपका B1 C2 माइनस B2 C1 से खत्म होता है तो बराबर बाई अपॉन C1 से ही शुरू होगा बच्चों। C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 अपॉन बच्चों यहाँ A1 से खत्म हुआ है तो यहाँ A1 से शुरू होगा A1 B2 और माइनस A2 B1। तो बच्चों हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है अगली प्रश्नावली में। हमें यह समझना है जो A1 हमारा है वो x का गुणांक है। समीकरण 1 में x का गुणांक जो है a1 है, y का गुणांक b1 है और समीकरण पहले में जो अचर पद है वो c1 है आपका। इसी प्रकार समीकरण 2 में x का जो मान होगा वो a2 होगा, y का मान होगा वो b2 होगा और दूसरे समीकरण का जो अचर पद होगा वो हमारा c2 कहलाएगा। तो बच्चों ये आपका सूत्र है जिसका हम प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली आपकी है इस पर आधारित 3.5। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्नावली 3.5 जो आधारित है आपकी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो बीजगणितीय विधियां हैं उनमें से वज्रगुणन विधि पर आधारित है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न में पूछ रहा है कि पहले तुम्हें ये पता करना है जो भी समीकरण दिए गए हैं उनका एक अद्वितीय हल है या उनके कोई हल नहीं है या उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि कंडीशन आती है कि आपका अद्वितीय हल है तो हमें उसे ज्ञात करना है और वो प्रश्न में कह रहा है वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है पहला समीकरण आपका दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों जो भी प्रश्न में दिया गया है आपके में उस प्रश्न के अनुसार पहले समीकरण को हम पहला समीकरण दे देंगे और दूसरा समीकरण हम अपनी तरफ से लिखेंगे जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हुआ करता है। तो हम पहला तो वो समीकरण लिखने के बाद हम लिखेंगे अपनी तरफ से a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। इसे हम सेकेंड दे देंगे बच्चों। अब हम जो तीसरा समीकरण लिखेंगे वो प्रश्न का दूसरा समीकरण होगा। तो बच्चों इस प्रकार इसे हम तीसरा समीकरण दे देंगे और चौथा समीकरण जो है हम अपनी तरफ से लिखेंगे वो होगा आपका a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका चौथा समीकरण हो गया। बच्चों हमने ये समीकरण 1 2 3 4 इसलिए लिखे हैं कि हमें यहाँ से समीकरण 1 व 2 की जब तुलना करेंगे तो हमें a1 b1 और c1 के मान ज्ञात होंगे और जब 3 और 4 की तुलना करेंगे तो हमें हमें a2 b2 और c2 के मान ज्ञात होंगे। अतः हम आगे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तथा समीकरण
थर्ड व फोर्थ की तुलना करने पर। तो जब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक उसके आगे कोई संख्या नहीं है, अतः 1 माना जाएगा। तो इस प्रकार a1 का मान जो आपका है 1 होगा, और b1 का मान समीकरण 1 में जो y का गुणांक है -3 वो b1 का मान होगा, और समीकरण पहले में c1 का मान जो है -3 होगा। और जब तीसरे चौथे की तुलना करेंगे बच्चों तो हमारा a2 का मान 3 हो जाएगा, और b2 का मान -9 होगा, और c2 का मान -2 होगा। बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह को जरूर दिखाएंगे। तो यह मान छांटने के बाद अगला स्टेप आपका होगा, हमें इनका अनुपात निकालना है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या होता है। तो बच्चों हम अनुपात निकालेंगे a1/a2, यानी कि a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। अब हम निकालेंगे b1/b2, यानी कि -3/-9। बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो इसका भी मान 1/3 आ गया। अब बच्चों हम निकालेंगे c1/c2, तो ये -3/-2। बच्चों c1 का मान -3 और c2 का मान -2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। तो बच्चों जब अनुपात निकाला तो हमने ये देखा कि a1/a2 का मान 1/3 आया है, b1/b2 का मान भी 1/3 आया है, लेकिन c1/c2 का मान 1/3 नहीं है, जो कि आपका है 3/2। तो हम इसे लिख सकते हैं कि अतः a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2। तो बच्चों जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण में कंडीशन ये आती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तब ये होता है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब बच्चों कंडीशन ये आती है कि इसका कोई हल नहीं है तो हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ देंगे। प्रश्न में कहा गया है यदि कंडीशन ये आती है कि इसका एक अद्वितीय हल है तो हम उसे ज्ञात करेंगे। अद्वितीय हल के अलावा दो कंडीशनें हैं कि अगर कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हम वहीं छोड़ देंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपका जो पहला प्रश्न था उस पर चर्चा हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की तरफ, जो फर्स्ट का सेकंड भाग है उसे देखते हैं। तो बच्चों ठीक जैसे कि पहले हमने पहला भाग किया था, स्टार्ट उसी तरीके से करेंगे। हमें यहाँ भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालने छांटने हैं। तो हम देखते हैं, पहला समीकरण हमारा दिया गया है। बच्चों ध्यान रहे, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उनमें हमने ये देखा था कि बराबर के उधर 0 था, तो यहाँ भी बराबर के आगे 0 लाने के लिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x + y - 5 = 0। तो बच्चों इस प्रकार ये पहला समीकरण हो गया है। अब हम ठीक उसी प्रकार जैसे कि पहले में किया था दूसरा समीकरण अपनी तरफ से लिखेंगे और वो होगा a1x + b1y और +c1 = 0। ये आपका सेकंड होगा। ठीक उसी प्रकार हम इसका जो दूसरा समीकरण दिया गया है 3x + 2y = 8। तो बच्चों इसे भी बराबर के उधर 0 करने के लिए हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 8 = 0। ये आपका थर्ड समीकरण हो गया है। अब हम चौथा समीकरण जो है a2x + b2y और +c2 = 0। बच्चों ये चौथा समीकरण हो गया है। अब हम आगे के स्टेप में लिखेंगे कि समीकरण
फर्स्ट व सेकंड की तथा समीकरण थर्ड व फोर्थ की तुलना करने पर। तो बच्चों जब हम पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे तो हमें a1 बराबर 2 मिलेगा, b1 बराबर 1 होगा और c1 बराबर -5 होगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों जब तीनों 4 की तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3 होगा और b2 बराबर 2 होगा और c2 बराबर -8 होगा। अगले स्टेप में बच्चों हम इसमें ये देखेंगे कि इसका हल कैसा है, अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 जब निकालते हैं तो 2/3 आता है, क्योंकि a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है। और बच्चों जब b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो ये 1/2 आता है, जो कि बराबर नहीं है। अतः हम इसे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हमने देखा कि यहाँ जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान निकाला जो कि बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन b2। जब बच्चों a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन b2 है तो हम लिखेंगे कि समीकरण का एक अद्वितीय हल है। और बच्चों प्रश्न में कहा गया है अब यदि इनका एक अद्वितीय हल है तो हमें उसे ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने के लिए बोला है कि प्रश्न में कहा गया है आपके वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो बच्चों अब आगे हम हल करेंगे। तो हम सूत्र लिखेंगे x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बराबर y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 और बराबर 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो बच्चों सूत्र लिखने के बाद हम इनके मान लगाएंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान लगाएंगे। तो अगले पद में हम देखते हैं कि x अपॉन b1 c2। तो बच्चों ध्यान रहे b1 c2 यानी 1 गुणा -8 और माइनस सूत्र वाला b2 c1 यानी कि 2 गुणा -5 बराबर y अपॉन बच्चों c1 a2 यानी कि -5 गुणा 3 और माइनस सूत्र वाला c2a1 तो बच्चों -8 और गुणा 2। बच्चों ब्रैकेट इसलिए लगा दिया है क्योंकि माइनस ये था और माइनस हमारा C2 का मान जो है -8 था, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया है। तो बराबर 1 अपॉन a1 b2 यानी कि 2 गुणा 2 माइनस a2 b1 यानी कि 3 गुणा 1। आगे बच्चों इसे हल करते हैं। तो हम देखते हैं x अपॉन प्लस माइनस गुणा माइनस 8 1 8 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर y अपॉन इसी प्रकार माइनस प्लस का गुणा माइनस 5 3 15 माइनस माइनस का गुणा प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस 3 1 3। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि यहाँ x अपॉन 10 में से 2 8 चले जाएंगे बच्चों, 2 बचेंगे। तो यहाँ x/2 आ जाएगा, यहाँ y/16 में से 15 जाएंगे, 1 बचेगा और बराबर 1/1। तो बच्चों अगले पद में हम इसे लिख सकते हैं x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1 को 1 लिख सकते हैं। अब बच्चों अब हम जब x का मान निकालेंगे तो x/2 बराबर 1 अचर पद, तो यहाँ x बराबर 2 आ जाएगा। और जब y/1 बराबर 1 लेंगे तब y बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हुए x का मान 2 आया और y का मान 1 आया है। अतः हम नीचे लिख सकते हैं, अतः
अभीष्ट मान x बराबर हमारा 2 है और y बराबर 1 है। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 1 से संबंधित 2 प्रश्न देखे। पहले प्रश्न में हमने जब इनका अनुपात निकाला तो ये देखा कि उसका कोई हल नहीं है, अतः हमने वहीं छोड़ दिया। दूसरे भाग में हमने ये देखा कि इसका एक अद्वितीय हल है। जब एक अद्वितीय हल है तो हमें उसे ज्ञात करना है और वो भी बीजगणित विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो आपको विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार हम हल करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 1 का तीसरा और चौथा पार्ट है आपको एक्सरसाइज तौर पर स्वयं हल करना है। बच्चों ध्यान ये रखना है कि एक अद्वितीय हल यदि आता है निकल के तो आपको हल करना है, अन्यथा वहीं पर छोड़ देना है और आप उसे हल करेंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे और हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे। बच्चों इसके साथ साथ आप ध्यान रखना कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।